Thank you. Thank you, Dr. M. Thambidurai ji. I will have a small request. All the time you have meeting at 3, so kindly ask them to change. Please, Honorable Vijay Pal Singh Tomar ji, Honorable Mani Vijay Pal Singh Tomar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मान्यवर, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ प्राचीन काल से सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र में एक जीवन का अंग बनी रही है। उदाहरण के लिए आधुनिक मशीनों के आने से पहले कुओं की खुदाई होती थी, छप्पर का उठाना होता था और गांवों में चाहे रहट चलाना हो या बुआई करनी हो या गुड़ाई करनी हो, सारे काम आपस में मिलकर करते थे। ये सहकारिता का एक बड़ा उदाहरण था। बाद में सहकारिता अधिनियम बनाकर एक कानूनी जामा पहनाया गया। 2002 में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम आया जो एक से अधिक राज्यों के सदस्यों के हितों की सेवा करने वाली सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है। उसमें संशोधन के लिए ये 22 वाला ये बिल लाया गया है। मानव आज भारतवर्ष में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनकी सदस्यता लगभग 29 करोड़ से भी अधिक है। मान्यवर, सबसे अधिक महाराष्ट्र में है जहां करीब 2 लाख से अधिक समितियां हैं और 5 करोड़ सदस्य हैं। राज्य का विषय होने के बावजूद कुछ सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनका कार्य एक से अधिक राज्यों में चलता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ एक चीनी मिल है, रुद्र बिलासपुर चीनी मिल। उत्तर प्रदेश का गन्ना भी लेती है, यहाँ के किसानों का, और उत्तराखंड के किसानों का भी लेती है। इसी तरह से कर्नाटक, महाराष्ट्र में दोनों राज्यों से इस तरह से गन्ना लेने का काम करती हैं। आज भारत में 1435 बहुराज्य सहकारी समितियां कार्यरत हैं। वर्तमान बिल में बहुराष्ट्रीय समितियां बोर्डों के चुनाव प्रक्रिया में सुधार के साथ साथ इन समितियों को बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। महोदय, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में किसानों के जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार, रोशनी आने वाली है इसके द्वारा, क्योंकि किसान को 3 चीज़ चाहिए। स्थानीय स्तर पर भंडारण की व्यवस्था चाहिए, प्रोसेसिंग की व्यवस्था चाहिए और मार्केटिंग चाहिए। अब भंडारण के लिए वहाँ ना होने के कारण बड़ी संख्या में 20% अनाज सड़कें चला जाता है, शहरों में जाता है, औने पौने दाम में बेचने को किसान मजबूर होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया, और माननीय अमित शाह जी जो देश के सहकारिता और गृह मंत्री हैं, ये संशोधन विधेयक लेकर आए। एक ऐतिहासिक कदम जिन्होंने उठाया है। मान्यवर, कुछ राज्यों में तो सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सहकारिता को एक पार्टी ने ऐसा पलीता लगाने का काम किया, उसे अपनी जीजी जागीर समझ लिया, सहकारिता को समाप्त करने का काम किया। और मुझे आश्चर्य है आज वो यहाँ से चले गए। उनको सुनना चाहिए था। एक ही परिवार सहकारिता के हर उसमें आएगा। यदि संचालक मंडल उनकी इच्छाओं के विरुद्ध बन गया तो उसे भंग करके प्रबंध संचालक बैठा देंगे अपना, वो फिर वहाँ शोषण करेगा और इस तरह डिफेंड कर दी गई पूरी सहकारी समितियाँ। इस तरह से उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने का काम एक पार्टी और एक परिवार ने किया। सर, मुझको इस बात का कहते हुए बहुत अफसोस भी है। आज वहाँ सुधार हो रहा है, लेकिन जिस तरह का गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारिता को हमने देखा है, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अमूल है, इफ्को है, क्रबको है। अमूल में 36 लाख महिलाएं हर रोज दूध लेकर आती हैं, 58,000 करोड़ का व्यापार करती है। और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बताया उस उपक्रम में किसी ने भी 100 रुपये से ज़्यादा की पूंजी नहीं लगा रखी। ये है उदाहरण, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह से वहाँ किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। खेत में अच्छी पैदावार नहीं होती, लेकिन दूध के द्वारा ही उनमें संपन्नता आने का काम हुआ है। क्रबको और इफ्को जैसे उपकरण हैं। कई राज्यों में सहकारिता को परिवारवाद ने जो नुकसान पहुंचाया उसमें मेरा राज्य भी है। मानवर 75 वर्षों में न तो सहकारिता आंदोलन पर ध्यान दिया गया,
राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने पर नाम विचार किया गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नया सहकारिता मंत्रालय बना है। यह सहकारिता मंत्रालय देश के विकास में अपना योगदान देगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर 2 सालों में सहकारिता आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने किया है। सबसे पहले PACS पैक्स में किया, पैक्स को पुनर्जीवित किया, पैक्स में पारदर्शिता लाने का काम किया, इसे बहुआयामी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। आज 25 व्यवसाय इससे जुड़ सकते हैं। यह मंत्रालय बनने के बाद पहली ही बैठक में 63,000 पैक्स को 2500 करोड़ देकर संपूर्ण भारत को कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। कंप्यूटराइजेशन से जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड के साथ इसका सीधा जुड़ाव हो जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सिस्टम इंटीग्रेटेड फाइनल होने पर पैक्स कई प्रकार के व्यवसाय से जुड़ेगा। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सब राज्यों को भेजा, एडवाइजरी भेजी। आश्चर्य है, सभी राज्यों ने स्वीकार किया, बंगाल और केरल के अलावा। आज दोनों गए अभी यहां से। बंगाल और केरल के अलावा सब राज्यों ने उसे स्वीकार किया, केवल ये बंगाल और केरल ने स्वीकार नहीं किया। पैक्स सब, चाहे वो डेयरी का दूध का काम हो, चाहे मछुआरा समिति बनाकर उसका काम हो, जैसे मैंने बताया 25 व्यवसाय से उद्योगों से ये जुड़ा है। और FPO का काम भी 1100 पैक्स FPO के नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मान्यवर नए बायलॉज के हिसाब से पैक्स LPG वितरण का काम, जन औषधि चलाने का काम, गरीबों को मुफ्त अनाज रिटेल आउटलेट पर पैक्स काम करेगा। पैक्स के सदस्यों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दिया जाएगा। माननीय सभापति जी, उपसभापति जी, पैक्स भंडारण का काम करेगा। जैसे मैंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण नहीं है, तो वहाँ यदि वेयर हाउस बनेगा तो FCI किराए पर लेगा। ग्रामीण स्तर पर भंडारण की व्यवस्था होगी। एक तरफ ले जाते हैं शहरों में भंडारण करने के लिए, फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है FPS सस्ते गले की दुकानों में, फिर वो गाँवों के लिए भेजा जाता है वापस वहीं। तो निचले स्तर पर इसमें ग्रामीण स्तर पर भंडारण की व्यवस्था होगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट का अधिकार देकर राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह कर दिया है। इसके साथ साथ 10% नई ब्रांच खोलने में अब रिजर्व बैंक की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होगी। माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के किसान अपने गन्ने कोऑपरेटिव मिलों में बेचते हैं, लेकिन इस पर लाभ 30% टैक्स GST कटता था। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों को दिए जाने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स को उसको खत्म करने का काम किया है और 10 से 15 हजार करोड़ रुपया जो किसानों को गया था उसको वापस करने का काम किया, वो किसानों को दिया जाएगा। ये भी निर्णय करने का काम किया इसके द्वारा। सहकारिता को मजबूत करने के लिए 3 बहुराज्यीय सोसाइटी बनाई गई हैं। पहला, किसान अपना सामान निर्यात कर पाए। डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए किसान सब्जी बोलेगा, किसान अपनी जो परंपरागत खेती है उससे हटके कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग नहीं है, कहाँ जाए, ये उसे उपलब्ध कराने का काम करेगा ताकि वो एक्सपोर्ट भी की जा सके। दूसरी, सहकारी समिति बीजों के उत्पादन में छोटे किसानों को जोड़ेगा। बहुराज्यीय सहकारी समिति 1 एकड़ या आधे एकड़ के किसानों को भी बीज उत्पादन में जोड़ेगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ यह समिति सारी औपचारिकताएं पूरी करेगी। छोटा किसान सोचता था मैं कुछ कर दूंगा तो मेरा सड़ के चला जाएगा टमाटर, मेरा तो बिकेगा नहीं, तो इस तरह की उनकी दिक्कतें समाप्त करने का काम करेगी। तीसरी समिति जो देश के ऑर्गेनिक उत्पादों की देश और दुनिया में मार्केटिंग कर किसानों को उचित भाव दिलाने का काम करेगी। किसान तो चाहता है कि ऑर्गेनिक उत्पाद करें, लेकिन वो करता है, उसके सर्टिफाइड होने के बाद भी उसको मार्केट नहीं मिलता, उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराने का काम करेगी। और सरकार ने सहकारी सोसाइटी चीनी मिलों को NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ का लोन एथनॉल संयंत्र लगाने का फैसला किया है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां गन्ना बहुत होता है और मान्यवर गन्ने के क्षेत्र में स्थिति ये थी, माननीय मोदी जी की सरकार आने से पहले 2200 रुपये कुंटल चीनी थी और चाबी फेंक दी मिल मालिकों ने, हम नहीं चला सकती। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि एथनॉल, गन्ने के रस से डायरेक्ट एथनॉल बने, 3100 रुपये कुंटल से नीचे घरेलू बाजार में चीनी ना बिके
और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 60 लाख मेट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट किया, इंसेंटिव देने का काम किया और अपना बफर स्टॉक बनाने का काम किया। तो एथेनॉल जो कभी 38 करोड़ लीटर प्रति वर्ष बनता था, आज वो 2000 करोड़ लीटर पर पहुंच गया है और 12% इस समय पेट्रोल में एथेनॉल मिलने लगा है और लक्ष्य है कि इसको और बढ़ाया जाए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा फायदा ये होगा, सरकार को जो क्रूड ऑयल में पैसा जाता है, मुद्रा जाती है, वो नहीं जाएगी, बचेगी। और तीसरा, पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तीनों बात होंगी। तो इस तरह से एथेनॉल संयंत्र लगाने का किसानों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम किया गया। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नई सहकारिता परीक्षण का एक विश्वविद्यालय बनाने का जो निर्णय किया गया है, उसका भी 1 मिनट और लूंगा सर। एक विश्वविद्यालय बनाने का काम किया गया है ताकि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। सहकारिता डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जैसा मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा 90% तैयार कर लिया गया है। अटल जी की सरकार में जो 57वां संशोधन विधायक बिल पास किया गया था, उसे किसी प्रकार सरकार ने लागू नहीं किया। अब इस बिल के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। माननीय सभापति, अक्सर शिकायत होता है सहकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक दखल, इसको समाप्त करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और यदि संचालक मंडल या बोर्ड के 1/3 जगह रिक्त होंगी तो दोबारा चुनाव कराया जाएगा, यह भी प्रावधान किया गया है। मान्यवर, इस संशोधन के बाद बोर्ड SC, ST और महिला का आरक्षण करने का काम किया है। बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कंकरेंट ऑडिट की व्यवस्था की गई है। 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली ऐसी समितियों के ऑडिट रखना होगा और रिजर्व बैंक का जो पैनल होगा ऑडिटर उससे आएगा। धन्यवाद। ताकि उसमें कोई घपलेबाजी ना हो, किसी रिलेशन को ब्लड रिलेशन या डिस्टेंट रिलेशन वाले को भी नहीं रख सकते कर्मचारी, वरना अपने घर परिवार की बात लेते थे। माननीय सभापति महोदय, कहने को तो बहुत है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। ऑनरेबल